नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर सिंह आज लेके आया हूँ चोल प्रशासन का जो दूसरा पार्ट है चोल साम्राज्य का। तो दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोलों का प्रशासन। पहले हमने पढ़ा चोल साम्राज्य है जो उनका राजनीतिक इतिहास है जो। तो चलिए हम देखते हैं चोलों का प्रशासन कैसा था। इसमें हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन। चोलों में जो शासन पद्धति थी, इनमें चोलों की शासन पद्धति राजतंत्रात्मक यानी वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन पद्धति है जो प्रचलित थी। राजा के बाद जो अगला उत्तराधिकारी होता था उसका पुत्र ही अगला शासक बनता था। और जो चोलों का उच्च अधिकारी होता था, चोल साम्राज्य में हम देखेंगे जो उच्च अधिकारी होता था उसके लिए पेरुंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पेरुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है जो इनका उच्च अधिकारी होता था। चोलों का जो साम्राज्य था इसे मंडलों में विभक्त किया गया था। जैसे हमने वैदिक काल से पढ़ते आए हैं, भारत में जो साम्राज्य होता था किसी भी शासक का, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक या कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक एक राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। तो हम इनको राजनीतिक इकाई के रूप से देखें तो अलग अलग भागों में इनका जो शासन है, प्रशासन है, वो बांटकर चलता था। तो उनमें हम देखेंगे जो चोलों का साम्राज्य है, चोलों का साम्राज्य मंडलों में विभक्त था। किसमें? मंडलों में विभक्त था। अगर डायग्राम पर हम देखें तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले राज्य, सबसे पहले राज्य होता था। तो राज्य के बाद मंडल, और मंडल के बाद हम देखेंगे मंडल बंटा होता था वलनाडु या नाडु। उसके बाद देखेंगे नाडु है, यह कुर्रम में विभक्त था। किसमें? कुर्रम में विभक्त था। कुर्रम क्या था? कुर्रम ग्राम समूह था। बहुत सारे ग्राम है जो उनसे मिलकर कुर्रम बनता था। और हम देखेंगे वलनाडु या नाडु, यह वर्तमान के जिला की भांति होता था। मंडल, जैसा कि हम देखते हैं वर्तमान में जो संभागीय क्षेत्र है उस समय में मंडल होता था। तथा राज्य इनकी सबसे बड़ी इकाई होती थी। साम्राज्य यहाँ पर शासक का शासन होता था। और जो कुर्रम है यह विभिन्न ग्रामों का समूह था और ग्राम इनकी सबसे छोटी इकाई होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका स्थानीय शासन यानी कि छोटे लेवल पर, ग्रामीण समूह पर। सबसे पहले हमें स्थानीय शासन की जानकारी प्रांतक प्रथम के समय हमें उत्तर मेरुर एक अभिलेख मिलता है, अभिलेख प्राप्त होता है जिससे हमें स्थानीय शासन की जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय शासन की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? उत्तर मेरु, जो प्रांतक प्रथम द्वारा उत्कीर्ण कराया जाता है।
जिससे हमें स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। तो स्थानीय शासन में हम देखेंगे हमें सभा या महासभा, फिर उसके बाद देखेंगे नगरम, नगरम जैसी समितियों का उल्लेख मिलता है। और सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे उर। तो यहां पर हम देखेंगे सभा, जो महासभा या सभा, सभा एक ब्राह्मणों की सभा थी, ब्राह्मणों की सभा थी, या ब्राह्मण जो बस्तियां हैं, जो ब्राह्मण बस्तियां हैं, उनकी संस्था को सभा या महासभा कहा गया है। फिर हम देखेंगे उसके बाद नगरम है, जो नगरम यह है व्यापारी समुदाय का, जो व्यापारी समुदाय होता था, व्यापार करते थे चोल काल में, तो व्यापारी समुदाय का प्रशासकीय ढांचा, प्रशासकीय ढांचा क्या कहलाता था? नगरम कहलाता था। प्रशासकीय ढांचा नगरम कहलाता था। और क्या था? एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। और देखेंगे हम एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी, ग्राम सभा थी। और यहां पर हम देखें इतिहास में सर्वप्रथम स्थानीय शासन की जो जानकारी हमें चोल काल से ही मिलती है। तो समिति, एक शब्द हमें और देखने को मिलता है चोल कालीन इतिहास में, समिति शब्द का भी उल्लेख मिलता है। स्थानीय शासन में समिति प्रणाली लागू की गई थी चोल काल में, तथा इस समिति प्रणाली या समिति के लिए जो शब्द काम में लिया जाता था उसे वरीयम कहा गया है। समिति के लिए वरीयम शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? वरीयम शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम शब्द का भी हमें चोल काल में उल्लेख मिलता है। चतुर्वेदी मंगलम ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। और यहाँ पर हमने देखा ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। और आयकर का प्रमुख स्रोत था, राजस्व का प्रमुख स्रोत था, वो भूमि ही था। यहाँ पर हम देखेंगे चोलों की जो राजस्व व्यवस्था है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उनका आर्थिक जीवन या उनकी आर्थिक व्यवस्था। चोलों की आर्थिक जीवन। चोल शासक थे जो किसानों से उस समय उपज का 1/6 भाग प्राप्त करते थे। उपज का कितना? उपज का 1/6 भाग प्राप्त किया जाता था। भाग प्राप्त किया जाता था राजा के द्वारा किसानों से। तथा यहां पर हम देखेंगे भूमि कर। भूमि कर के लिए कडमई शब्द का प्रयोग किया जाता था। तथा गृह कर भी लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। आवास पर भी गृह कर के लिए हम देखेंगे यहां पर जो गृह कर लगाया जाता था, इसके लिए कौन सा शब्द? मनैरे शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर एक शब्द का उल्लेख हमें और मिलता है,
उपयोगी वृक्षकर्ता, यानी जो उपयोगी वृक्ष होते थे जिनका महत्व ज़्यादा होता था, अधिक होता था, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था, उपयोगी वृक्षकरों पर। वो था मरमजडी। मरमजडी जो शब्द है यह उपयोगी एक वृक्षकर रहता है। तो यहाँ पर हमने देखी इनकी अर्थव्यवस्था और इनका जो आर्थिक जीवन है और इनकी जो अर्थव्यवस्था है हमें काफ़ी सुदृढ़ प्रतीत होती है, क्योंकि हम देखते हैं चोल काल में धवलेश्वर से पीछे हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, धवलेश्वर से सोने के यानी कि स्वर्ण सिक्कों की एक बड़ी निधि मिलती है, जिससे पता चलता है कि आर्थिक दृष्टि से जो चोल है काफ़ी मजबूत थे। तथा जो स्वर्ण सिक्का था उसे कासू कहकर पुकारा गया है, यानी कि स्वर्ण सिक्के के लिए कासू शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो इनका राजस्व शब्द है, राजस्व के लिए अयाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इनका जो राजस्व है, राजस्व के लिए अयाम शब्द का प्रयोग किया जाता था। तथा राजस्व जो वसूल करने वाला अधिकारी था, वसूल करने वाला अधिकारी उसे वीर तपोगक शब्द राजस्व अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। तो फिर से हम इनका रिवीजन कर लेंगे। चोलों का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उनका जो आर्थिक जीवन है। चोल प्रशासन में हम देखेंगे शासन पद्धति, चोलों की वंशानुगत राजतंत्रात्मक प्रशासन पद्धति प्रचलित रहती है, यानी कि एक राजा का पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी बनता है। और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है उसके लिए पेरुंदरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इनका जो साम्राज्य था, यहाँ पर चोल सम्राट शासन करता था, यानी कि चोल साम्राज्य की धुरी चोल सम्राट ही हुआ करता था। और चोल साम्राज्य को मंडलों में विभक्त किया गया है। तथा चोलों का जो साम्राज्य है उनकी जो शासन पद्धति है वह उच्च इकाई से हम नीचे की ओर देखते हैं, निम्न इकाई की ओर आते हैं, तो यह विभिन्न इकाइयों में बंटा हुआ प्रतीत होता है। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य होता था, तो राज्य के बाद जो राज्य है वो विभिन्न मंडलों में विभक्त होता था, यानी हम देखेंगे जो वर्तमान का संभाग स्तर है उस समय का मंडल होता था। उसके बाद हम देखेंगे नाडु या वलनाडु, मंडल नाडु या वलनाडु में विभक्त रहता था। तथा उस समय का जो वलनाडु है वर्तमान का जिला कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कुर्रम शब्द का उल्लेख मिलता है। जो वलनाडु के बाद की जो इकाई है वो कुर्रम थी, और कुर्रम विभिन्न ग्रामों का समूह था। तो इनका स्थानीय शासन का भी हमें उल्लेख मिलता है, स्थानीय शासन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हम देखेंगे कि प्रांतक प्रथम जो चोल शासक रहता है, प्रांतक प्रथम, इसका एक अभिलेख मिलता है, उत्तर मेरु अभिलेख, जिसमें हमें स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय शासन में हम देखेंगे विभिन्न संस्थाएं हैं, उनकी जानकारी मिलती है। जैसे हम देखेंगे उर सभा या महासभा, नगरम या समिति, तो उनमें हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर मेरु अभिलेख स्थानीय शासन की जानकारी देता है। फिर देखेंगे विभिन्न संस्थाएं हैं, सभा महासभा यानी कि ब्राह्मणों की एक संस्था होती थी, ब्राह्मणों की एक संस्था यानी कि ब्राह्मण बस्तियों की संस्था होती थी। उसके बाद देखेंगे नगरम शब्द का उपयोग हुआ है। जो नगरम था वो व्यापारिक समुदाय का एक प्रशासकीय ढांचा रहता था। उसके बाद है
उर शब्द का प्रयोग एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा के लिए किया गया है। एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा के लिए उर शब्द काम में लिया जाता था। उसके बाद देखते हैं हम समिति। समिति स्थानीय प्रशासन के लिए समिति प्रणाली को लागू किया गया था। समिति प्रणाली को लागू किया गया था और इसे वरीयम शब्द काम में लिया जाता है। समिति के लिए वरीयम शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखते हैं हमें एक शब्द चतुर्वेदी मंगलम का भी उल्लेख मिलता है। चतुर्वेदी मंगलम यानी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि जो थी वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। फिर हम देखेंगे इनका आर्थिक जीवन। जो चोल साम्राज्य है, चोल राजवंश है, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन में हम देखेंगे यहाँ पर जो उपज या आय का प्रमुख स्रोत था वह भूमि कर था और उस भूमि कर के लिए जो शब्द काम में लिया गया है, जो भूमि कर जिसे कहा जाता था वो था कड़मई। भूमि कर के लिए कड़मई शब्द का प्रयोग किया जाता था और यह उपज का 1/6 भाग किसानों से प्रशासन द्वारा प्राप्त भी किया जाता था। और जो राजस्व है, राजस्व के लिए जो शब्द काम में लिया गया वो है अयाम, यानी कि राजस्व को उस समय अयाम कहा जाता था। फिर देखेंगे हम चोल काल में गृह कर भी लगता था, यानी कि आवास पर भी टैक्स लगता था। उसके लिए मनैरे शब्द काम में लिया गया है। मनैरे का यहाँ पर हम अर्थ देखेंगे तो गृह कर से संबंधित है। फिर देखेंगे हम एक शब्द मिलता है मरमजडी। मरमजडी शब्द का उल्लेख मिलता है जो एक उपयोगी वृक्ष कर था, जिससे पता चलता है कि चोल काल में आज से कुछ वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व यानी कि सालों पहले भी देखें तो जो पेड़ पौधे हैं उनका किस प्रकार से ख्याल रखा जाता था। फिर हम देखेंगे इनका जो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी था उसे वीर तपोगक कहा जाता था, यानी कि इनका राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी वीर तपोगक कहा जाता था उसे। फिर देखते हैं इनका जो अर्थव्यवस्था की मजबूती की ओर संकेत करता है। इनके स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिलते हैं? धवलेश्वर से एक बड़ी निधि सिक्कों की प्राप्त होती है। स्वर्ण सिक्कों को कासू कहा जाता था। तो ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। इसके बाद हम देखेंगे चोलों का धर्म, यानी उनकी धर्म कैसा था। सबसे पहले हम देखते हैं जो चोल शासक थे, यानी कि चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे तथा मंदिरों में हम देखेंगे, मंदिरों में जो मंदिर है यहाँ पर देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो इनका सामाजिक जीवन कैसा था। जो समाज है, समाज मुख्य रूप से 2 वर्णों में बटा हुआ था। सामाजिक जीवन में हम देखेंगे इनका समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो ब्राह्मण और दूसरा अब्राह्मण। अब्राह्मण, अगर अब्राह्मण में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शूद्र थे। अब्राह्मण में सबसे महत्वपूर्ण शूद्र थे तथा शूद्र जो किसान था, शूद्र किसान के लिए जो शब्द काम में लिया गया वह था वेलाल, यानी कि वेलाल शूद्र किसान के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि वेलाल कौन थे? शूद्र किसान ही वेलाल कहलाते थे। इसके बाद देखते हैं हमें एक रथराज, एक नई जाति रथराज का भी हमें उल्लेख मिलता है। रथराज शब्द का उल्लेख मिलता है। रथराज
रथ राज शब्द से तात्पर्य था उच्च कुल का पुरुष, उच्च कुल का पुरुष वह निम्न कुल की महिला से जो संतान की उत्पत्ति होती थी, संतानोत्पत्ति होती थी, संतानोत्पत्ति होती थी, उसे क्या कहा जाता था? रथ राज कहा जाता था। यानी उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की महिला के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे रथराज कहा जाता था। फिर यहाँ पर हम देखेंगे हमें वणज शब्द का उल्लेख मिलता है। वणज शब्द व्यापार वाणिज्य के लिए प्रयोग किया जाता था। वणज शब्द का प्रयोग व्यापार, यह एक व्यापारियों के व्यापक संगठन की ओर संकेत करता है। व्यापक संगठन की ओर संकेत करता है। यानी जो वणज शब्द है वह क्या था? एक व्यापारियों का एक व्यापक बड़ा संगठन हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर परशेरी, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं जो अछूत बस्तियां थी, अछूत बस्ती को परशेरी कहा जाता था। परशेरी कहा जाता था, परशेरी कहा जाता था। तथा वीरपत्तनम, जो वीरपत्तन शब्द है यह क्या था? व्यापारियों की जो बस्ती होती थी उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता था उसे वीरपत्तन कहा जाता था। यानी चोल काल में हम देखेंगे जो व्यापारिक बस्तियां थी उन्हें वीरपत्तन के नाम से संबोधित किया जाता था। व्यापारियों की बस्तियां जो है उन्हें वीरपत्तन कहा जाता था। फिर से हम इनको रिपीट कर लेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। चोल जो शासक थे वह क्या थे? शैव धर्म अनुयायी थे। किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। इनका जो मुख्य धर्म था, दक्षिण भारत में हम देखेंगे सर्वाधिक जो प्रचलित धर्म था वो था शैव धर्म और दूसरा था वैष्णव धर्म। तो शैव धर्म को मानने वाले थे चोल शासक। तथा यहाँ पर हम देखेंगे मंदिरों में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। जैसा कि हम देखते हैं बचपन से ही कुछ लड़कियों को मंदिरों में, जो अनाथ होती थी उनको मंदिरों में रखा जाता था तथा उन्हें देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी। यानी चोल काल में भी हम देखेंगे दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। तो इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो यह दो वर्गों में मुख्य रूप से बटा हुआ था। एक तो ब्राह्मण व दूसरा अब्राह्मण। और अब्राह्मणों में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कौन था? शूद्र। कौन थे सबसे महत्वपूर्ण? जो शूद्र थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। और शूद्र किसान को वेलाल कहा जाता था। चोल काल में जो शूद्र किसान होता था उसे वेलाल भी कहा जाता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं रथराज जो शब्द है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रथराज यानी कि उच्च कुल के पुरुष और निम्न कुल की महिला के संसर्ग से, यानी जो संतानों उत्पत्ति होती थी उसे रथ राज कहा जाता था। फिर देखेंगे हम वणज शब्द का उल्लेख भी मिलता है। यह व्यापारियों के एक व्यापक संगठन को दर्शाता है। यानी जो व्यापारियों का एक बड़ा संगठन होता था उसके लिए वणज शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर परशेरी शब्द का उल्लेख भी मिलता है। परशेरी शब्द दक्षिण में अछूत बस्ती के जो लोग थे, अछूत बस्ती होती थी उसे परशेरी कहा जाता था। फिर हम देखते हैं
वीरपत्तन। वीरपत्तन यानी व्यापारियों की जो बस्तियां होती थी, एक व्यापारिक बस्ती के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो है वीरपत्तनम। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चोल वंश है, जो चोल साम्राज्य है, उसका इतिहास है यहीं पर समाप्त होता है। आज हमारा चोल वंश का जो दूसरा पार्ट था। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए।